बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग से पहले हिंसा की बड़ी घटना सामने आ गई है। पटना में बुधवार रात जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जेडीयू नेता सौरभ कुमार ने शादी समारोह से वापस लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना पटना के पुनपुन इलाके में हुई है। इस मामले में सौरभ कुमार के साथ मौजूद शख्स को भी गोली लगी है। जेडीयू नेता की हत्या के बाद समर्थकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। सौरभ कुमार नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने एक युवा नेता थे। उनके कल शाम एक समारोह के लौटने के दौरान गोली मार दी गई है। बाइक सवार 4 लोगों ने गौरव कुमार को सिर में 2 गोली मारी, जबकि उसके साथी मुनमुन को 3 गोली मारी गई है। घायल हालात में दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने सौरभ कुमार को मृत घोषित कर दिया और उनके साथी मुनमुन का गंभीर हालात में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही देर रात पटना पुलिस की एक विशेष टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। हत्या से गुस्साए स्थानीय लोगों से सड़क पर भारी जाम लगा दिया है। जेडीयू नेता की हत्या की खबर मिलते ही आज जेडी नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी पुनपुन पहुंची और पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। दिल्ली में इंडिया गेट के पास एक आइसक्रीम विक्रेता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान प्रभाकर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक बुधवार देर शाम एक आइसक्रीम विक्रेता पर चाकुओं से हमला की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि मृतक पर झगड़े के कारण चाकू से हमला किया गया था। मृतक के शरीर पर 3 घाव है, जिनमें से एक बहुत गहरा था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक के पास से कुछ पैसे, एक गाड़ी, बैग बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा कि धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी आतंकवादियों के मरने पर रोती है। नड्डा के अनुसार 2008 बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकी मारे गए थे और इसके बाद सोनिया गांधी रो रही थी। बिहार के मधुबनी में दूसरे चरण के मतदान से पहले नड्डा के कांग्रेस से पूछा कि देशद्रोहियों के साथ उनका क्या नाता है, उनकी इस सहानुभूति की वजह क्या है और वह उनमें क्या पसंद करते हैं। 19 सितंबर 2008 के दिन दिल्ली पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। इसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा और 2 आतंकी की मौत हो गई थी। देश विरोधी ताकतों का साथ देती है कांग्रेस। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी हमेशा ही उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो देश को कमजोर करते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घमंडी गठबंधन है। अंत में उन्होंने जनता से सवाल पूछा कि क्या वह इस गठबंधन को वोट देंगे। पीएम मोदी ने बदली राजनीति। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने देश की राजनीति को बदला है। 10 साल में उनके काम के चलते अब चुनाव विकासवाद के मुद्दे पर लड़ जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव जाति, क्षेत्र और अलग-अलग वर्ष के आधार पर लड़ा जाता था, लेकिन मोदी ने इसमें बदलाव किया है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है और यहाँ सभी 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद में मतदान हो चुका है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल चुनाव होने से पहले ही जीत गए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो चुका था और बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे, इसलिए उन्हें निर्विरोध निर्विचित घोषित कर दिया गया है। मुकेश दलाल का इस तरह से निर्विरोध निर्विचित होने का मामला पूरे देश के मीडिया में छापा हुआ है। सूरत लोकसभा सीट के 7 दशक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस प्रकरण में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों ने हल्फनामा देकर कहा है कि पर्चा में उनके उम्मीदवार का नाम गलत है, ऐसे में उनका पर्चा रद्द हो गया है। इसमें बीजेपी की क्या गलती है? इस पूरे मामले में अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का मानना है कि उनकी पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवारों से अपने पर्चा वापस लेने का अनुरोध किया है। सूरत शहर के बीजेपी अध्यक्ष निरंजन जजमेरा ने बीबीसी गुजराती को बताया कि जब पता चला कि कांग्रेस उम्मीदवार के फॉर्मा में गड़बड़ी है तो उनकी पार्टी के नेता सक्रिय हो गए हैं। सूरत में कुल 15 नाम
नामांकन पत्र भरे गए। इनमें कांग्रेस के नीलेश कुंबानी समेत 6 फॉर्म रद्द हो गए हैं। इस तरह बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को छोड़कर 8 उम्मीदवारों को फॉर्म बचे थे, लेकिन इन 8 उम्मीदवारों ने भी अपने फॉर्म वापस ले लिया है। लिहाजा मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्विचित घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि पूरी घटना बीजेपी के इशारे पर हुई है, जबकि बीजेपी ने इससे इनकार किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कम वोटिंग के बाद कांग्रेस की आंखों में चमक आ गई है। ठीक भी है, परिस्थितियों को देखकर फैसला बदलने या उन्हें ठीक करने में कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक गलियारों में इस आशय की चर्चा जोरों पर है कि हालात के मद्देनजर अब राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। कहा जा रहा है कि राहुल वायनाड के साथ अमेठी से भी पर्चा बनने वाले हैं, जबकि प्रियंका गांधी को पहली बार रायबरेली से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। यह उनका पहला चुनाव होगा। अब तक वे पार्टी के लिए चुनाव प्रचार तो करती रही है, लेकिन खुद उन्होंने कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा था। निश्चित ही वोटिंग परसेंटेज गिरने से बसपा खेमे में भी चिंता दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पहले चरण में मतदान के बाद और दूसरे चरण के पहले हिंदू मुस्लिम वाला चुनावी गणित तेजी से फैल चुका है। बयानों और भाषणों में इसकी झलक साफ दिखाई दे रही है। इन्हीं हालात को समझने के बाद शायद कांग्रेस राहुल को अमेठी से भी और प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की बात सोच रही है। ये बात अलग है कि परिवारवाद के आरोप के कारण या अन्य किसी वजह से प्रियंका को चुनाव लड़ाने से अब तक कांग्रेस बचती रही है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वायनाड में उनकी जीत के प्रति कांग्रेस कुछ हद तक सशंकित है। वहां कुछ राजनीतिक पार्टियां यह भी कह रही है कि आपको वायनाड से ही क्यों लड़ना है, कोई तो कारण होना चाहिए। क्या यह वर्ष से आपकी सीट रही है? आदि कहते हैं कि कमेटी में बसपा के ओर से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को यह दिखाई दे रही है कि इस बार स्मृति के खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी काम कर सकती है। राहुल को वायनाड के बाद अमेठी से भी उतारने का यह भी एक कारण है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तबियत बिगड़ने के कारण बुधवार को चुनावी रैली के कारण बेहोश हो गए हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यावतमाल में महायुति की उम्मीदवार राजश्री पटेल के लिए प्रचार करने को लेकर चुनावी भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्हें चक्कर आ गया है। इसके बाद मंच पर ही गिरने लगे। बीजेपी नेता नितिन गडकरी के बेहोश होने का वीडियो भी सामने आया है। कुछ लोग गडकरी के गिरने पर उन्हें पकड़ते हुए दिखाई दे रही है। इसके कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि बढ़ती गर्मी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। नितिन गडकरी ने क्या कहा? नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रस्तुत महाराष्ट्र में रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और अगली सभा में सम्मानित होने के लिए रोड के लिए निकल रहा हूँ। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक के अपने गृह जिले गुलबर्गा में वोटर्स के भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आप आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते हैं, मगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए काम किया है, तो कम से कम मेरे अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होना। कलबुर्गी से खड़गे के दामाद राधा कृष्णा दुड्डामणि कांग्रेस के उम्मीदवार है। कलबुर्गा के अफजलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर लोग कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरे लिए कलबुर्गा में अब कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के राधा कृष्णा दुड्डामणि के सामने बीजेपी ने मौजूदा सांसद उमेश यादव होने वाले हैं। इस सीट पर खड़गे लंबे समय से जीत हासिल करते हुए आ रहे थे, लेकिन उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस इस सीट पर फिर से जीतना चाहती है। खड़गे ने कहा, मैं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के हराने के लिए पैदा हुआ हूँ, न कि उनके सामने आत्मसमर्पण करने के लिए। उन्होंने मंच पर मौजूद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया को भी उनके सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, मैं सिद्धारामैया से बार बार कहता हूँ कि आप सीएम या विधायक के तौर पर रिटायर हो सकते हैं, लेकिन आप तब तक राजनीति से संन्यास नहीं ले सकते जब तक आप बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को नहीं हरा देते।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 24 अप्रैल को चुनाव के दूसरे चरण में अधिकतम वोट पाने का विश्वास जताया। बिहार के पटना में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने राजस्थान में एक रैली के दौरान पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान की निंदा की। यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है, हम इसे लड़ेंगे और दूसरे चरण में भी बहुमत हासिल करेंगे। अगर पीएम मोदी मंगलसूत्र के महत्व को समझते तो वह ऐसी बातें नहीं कहते। जब नोटबंदी हुआ इतने लोगों की जान चली गई, क्या पीएम मोदी ने उन विधवाओं की मंगलसूत्र के बारे में सोचा? किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 800 किसानों की जान चली गई, क्या पीएम मोदी ने उन विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा? पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया, इसका जवाब देना चाहिए। पूरे देश में 2 गठबंधनों के बीच मुकाबला है, एक इंडिया है, एक एनडीए है। एक संविधान को बचाना चाहती है, एक नागपुरिया कानून को लाना चाहती है कि नहीं? हमारा मतलब यही कि जो इंडिया के साथ है वो संविधान को बचाएंगे, जो नहीं है वो संविधान के खिलाफ है। तो हो हाँ क्या है? पीएम और दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण चुनाव है और हम सब लोग मजबूती के साथ दूसरा चरण भी 5 सीट लिख लो, आज 5 सीट जीत रहे हैं। पीएम अगर आप लोग की सरकार आ गई तो माँ बहनों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। 2 बातें हैं। पहली बात कि आज ऐसी स्थिति आ गई, जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में। जहाँ तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वड्रा ने 24 अप्रैल को केरल के वायनाड में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। संबोधन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी वोट मांगने के लिए धर्म के आधार पर जोड़ तोड़ करते हैं। इस तरह के चुनावों के दौरान वह या तो आपसे आपके धर्म के बारे में बात करते हैं जो आपकी भावनाओं को सामने लाता है, आपको धर्म के आधार पर वोट देने के लिए प्रेरित करता है, या आपको डराता है। इसके अलावा वह ऐसे मुद्दे भी उठाते हैं जो आपके लिए प्रासंगिक नहीं है। आपके दैनिक जीवन ने इस देश में एक ऐसा माहौल बनाया है जहां चुनावों के दौरान बेरोजगारी पर एक भी बहस नहीं होती है। मैं आज आपसे बात करने आया हूं क्योंकि आप मेरी बहनें और भाई हैं जिन्होंने मेरे भाई राहुल को वोट दिया है। उनमें आपने वह सब पहचान लिया है जो ईमानदार है, वह सब सच है और जो आज भारतीय राजनीति में सही है, प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा है। With the help of the media, he has created an atmosphere in this country where during elections like these, he either talks to you about your religion, which makes your emotion, which brings out your emotions, manipulates you to vote for him on the basis of religion, or frightens you, or aside from that, he brings up issues which are not relevant to your daily life. അത് മാത്രമല്ല, ഈ മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മതങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാണ്, മതത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാണ്, നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വൈകാരികമായ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാണ്, നിങ്ങളെ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കാത്ത തികച്ചും അപ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. He has created an atmosphere in this country where during elections there is not one single debate on unemployment. There is not a single debate on what he has done to reduce the rise in prices. There is not a single debate asking how many hospitals he's built, how many. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 24 अप्रैल को यह कहकर बीजेपी की आलोचना की कि वे संविधान बदलना चाहते हैं और लोग उन्हें बदल देंगे जो संविधान बदलना चाहते हैं। बसपा के बड़े नेता हो या छोटी पार्टी के कार्यकर्ता, पहले चरण के चुनाव के बाद जिस तरह से उनकी भाषा बदली है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करेगा। उनके भाषणों से हार का संकेत मिल रहा था। अगर वे हार नहीं रह रहे हो तो उनकी यह भाषण नहीं होती। बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और जो संविधान बदलना चाहते हैं जनता उन्हें बदल देगी, अखिलेश यादव ने कहा है। मैंने आपसे कहा कि पहले चरण के बाद जो भाषा बदली है और भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो नेतृत्व हो और चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, उनकी किस तरीके से भाषा बदली है, मुझे उम्मीद है
कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग उन पर सख्ती करेगा। चुनाव आयोग कोई ना कोई कार्रवाई ऐसे लीडर्स पे करेगा जो चुनाव का ध्यान किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं। इनके भाषणों पर हार का रुझान दिखाई दे रहा है। अगर हार न रहे होते तो ये भाषा होती, और जिन्हें